हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम सभी ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ऋग वैदिक काल में आज हम सभी राजनैतिक दशा यानी कि ऋग वैदिक कालीन राजनैतिक दशा के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आखिर ऋग वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। इसके बारे में आज हमारा प्राचीन इतिहास का एपिसोड नंबर 17 है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। प्यारे साथी, अगर हम बात करें ऋग वैदिक काल की तो जो आपका लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चला। और इसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करें प्यारे साथी, तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो एक सबसे प्रमुख युद्ध का वर्णन मिलता है ऋग्वैदिक काल में। आप ऋग्वेद में देखेंगे तो आप लिखते हुए चलिएगा कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में, प्यारे साथी ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 7वें मंडल में एक युद्ध है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक युद्ध का वर्णन मिलता है जिसका नाम है प्यारे साथी दशराग्य युद्ध। क्या? दशराग्य युद्ध नाम है प्यारे साथी इस युद्ध का। और ये भारतीय इतिहास का पहला ज्ञात युद्ध भी माना जाता है, यानी कि सबसे प्राचीन युद्ध भी माना जाता है। तो आप लिख लीजिएगा कि प्रथम युद्ध भी इसे हम कह सकते हैं, भारतीय इतिहास का ज्ञात प्रथम युद्ध, भारतीय इतिहास का ज्ञात प्रथम युद्ध। मैं जैसे जैसे लिखते चलता हूं आप साथ में नोट भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें प्यारे साथी तो राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करें तो पहला वर्णन मिलता है जो है दशराग्य युद्ध का। ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है और इस युद्ध में ये युद्ध सबसे प्राचीन युद्ध भी माना गया है, जो भारतीय इतिहास का ज्ञात प्रथम युद्ध भी इसे कहते हैं प्यारे साथी। अब इस युद्ध में क्या हुआ था तो उसके बारे में अब हम जानेंगे प्यारे साथी। तो इस युद्ध में एक राजा सुदास थे जो भरत वंश के राजा थे और विश्वामित्र ऋषि ने 10 राजाओं को मिलाकर इनके विरुद्ध युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध के बारे में चलिए आप साथ में लिखते हुए चलिए। अगर हम बात करें कि इस युद्ध में क्या हुआ था तो इस युद्ध में एक तरफ प्यारे साथी राजा सुदास थे, एक राजा सुदास थे। अब राजा सुदास की बात करें मेरे प्यारे दोस्त तो राजा सुदास आपके क्या है, अगर हम बात करें तो राजा सुदास के दरबार में पहले पुरोहित थे विश्वामित्र ऋषि। आप जानते होंगे ऋषि विश्वामित्र क्या थे, राजा सुदास के दरबार में पुरोहित थे। लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ कि राजा सुदास ने विश्वामित्र जी को पुरोहित पद से हटा दिया और अपना पुरोहित ऋषि वशिष्ठ को बना दिया। अब विश्वामित्र वशिष्ठ से वैसे ही बहुत क्या कहते हैं कंपटीशन टाइप का, ईर्ष्या टाइप का रखते थे। और जब राजा सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर और ऋषि वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया तो इससे ऋषि विश्वामित्र बहुत ज़्यादा कुपित हुए और विश्वामित्र बहुत ज़्यादा कुपित हुए और उन्होंने क्या किया प्यारे साथी कि भारत के 10 राजाओं की मदद से इनके विरुद्ध युद्ध लड़ा। अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी कि राजा सुदास की तरफ कौन पुरोहित था तो वो थे वशिष्ठ। अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इनके साथ जो पुरोहित थे वो थे आपके इनके पुरोहित वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ जिसे हम कहते हैं, ये राजा सुदास के तरफ से थे। अगर हम विश्वामित्र की बात करें तो इन्होंने भारत के 10 राजाओं को अपने साथ मिलाया और इनके साथ कौन थे, भारत के 10 राजा थे, 10 महान राजा भी कह सकते हैं, 10 राजा थे जो भारत के थे। प्यारे साथी अगर हम बात करें कि इन 10 राजाओं के नाम क्या क्या है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो नोट करते हुए चलिए। विश्वामित्र ने 10 राजाओं की मदद ली थी। इसमें क्या था प्यारे साथी, 5 आर्य राजा थे और 5 अनार्य राजा थे। 5 आर्य राजा थे और 5 अनार्य राजा थे। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि आर्य क्या होता है, अनार्य क्या होता है। तो प्यारे साथी आर्य अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान होता था वो स्वयं को आर्य कहते थे और जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होता था वो अनार्य कहलाते थे। तो इसमें क्या हुआ था कि 5 आर्य राजा और 5 अनार्य राजा थे। विश्वामित्र ने राजा सुदास को युद्ध में पराजित करने के लिए 10 राजाओं की मदद ली थी जिसमें 5 आर्य राजा थे और 5 अनार्य राजा थे। अगर हम इसमें प्यारे साथी राजाओं के नाम की बात करें तो मैं आपको इधर ही नोट करा देता हूं। तो इसमें अगर हम बात करें प्यारे साथी तो पहले आपके हो गए पुरु, दूसरे आपके हो गए यदु, फिर प्यारे साथी पुरु, यदु, द्रहु, तुवस, अनिल। प्यारे साथी आप नाम नोट करते हुए चलिएगा, ये 5 हो गए अनिल। अगर हम बात करें इसके बाद छठा पक्त, 7वें आपके हो जाएंगे भलामस और 8वें आपके प्यारे साथी पुरु, यदु, द्रहु, तुवस, अनिल, पक्त, भलामास। और अगर हम बात करें प्यारे साथी तो विषाणी और सिख, 9वें आपके क्या थे, सिख थे। एक राजा और थे आपके, अगर हम देखें तो लीजिएगा अनु, ये जो एक राजा रह गए ना, अनु।
ये 10 राजा थे प्यारे साथी। तो एक तरफ तो आपके राजा सुदास थे जिनके पुरोहित वशिष्ठ थे, और एक तरफ क्या था प्यारे साथी, 10 राजाओं का संगठन था जिनके पुरोहित ऋषि विश्वामित्र थे। अगर हम बात करें तो 5 आर्य राजा थे, 5 अनार्य। इनमें 10 राजाओं के नाम है पूर्व, यदु, द्रहु, तुवश, अनिल, पक्त, भलामास, विषाणी, सिख और अनु। ये 10 राजा थे जिन्होंने इनके विरुद्ध युद्ध लड़ा था। इन दोनों में युद्ध हुआ। लेकिन अगर हम बात करेंगे युद्ध कहां पर हुआ था प्यारे साथी, तो यह युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसे हम परुष्णी भी कहते हैं। रावी यानी कि परुष्णी नदी के तट पर, परुष्णी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था प्यारे साथी। तो आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि दशराग्य युद्ध का युद्ध कहाँ पर हुआ था, किस नदी के तट पर, तो वो है प्यारे साथी रावी नदी, जिसे ऋग्वेद में परुष्णी कहा गया है, और इसी के तट पर ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में प्यारे साथी राजा सुदास विजयी हुए थे। ये 10 राजा मिलकर राजा सुदास को पराजित नहीं कर सके थे। यहाँ पर विजय किसकी हुई थी, तो इस युद्ध में प्यारे साथी राजा सुदास विजयी हुए थे, राजा सुदास विजयी हुए थे। और प्यारे साथी ये युद्ध जो है परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैंने आपको क्लियर से बता दिया है, एक बार मैं आपको रिवाइज भी करा दूं। तो जो राजनीतिक स्थिति है प्यारे साथी, इसमें जो पहला युद्ध का वर्णन मिलता है जिसका नाम है दशराग्य का युद्ध, और यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है दशराग्य का युद्ध। और ये भारतीय इतिहास का ज्ञात प्रथम युद्ध भी है प्यारे साथी। इस युद्ध में क्या हुआ था, एक बार रिवाइज कर लीजिए कि राजा सुदास एक तरफ थे, एक तरफ विश्वामित्र थे। क्या हुआ था कि राजा सुदास के पहले पुरोहित विश्वामित्र थे, लेकिन क्या हुआ कि किसी कारणवश राजा सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया और राज्य से बाहर निकाल दिया, और वहां पर पुरोहित किसको बना लिया, वशिष्ठ को बना लिया अपना पुरोहित। अब इससे क्या हुआ कि विश्वामित्र जी उनसे कुपित हो गए, बहुत ज्यादा नाराज हो गए, और उन्होंने क्या किया कि आर्य जो थे उनके 5 जन होते थे, तो जो और 5 राजा थे उनको अपने साथ किया, और 5 जो अनार्य राजा थे उनको भी अपने साथ कर लिया, और टोटल 10 राजा हो गए। और इन 10 राजाओं ने विश्वामित्र के साथ राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध लड़ा। अब ये युद्ध हुआ प्यारे साथी कहां पर हुआ, रावी नदी के तट पर, जिसे ऋग्वेद में क्या कहा गया है, परुष्णी नदी भी कहा गया है। और इस युद्ध का रिजल्ट क्या आया कि इसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको इसको बता दिया है, आप इसे नोट करिए। फिर चलते हैं अगले टॉपिक की। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो इस समय क्या था कि जो राजनीतिक स्थिति कबीलाई संगठन के रूप में होती थी, यानी कि क्या कि राजा को बहुत ज्यादा शक्ति प्राप्त नहीं थी, और जो संगठन होता था वो कबीलाई संगठन होता था। आप लिख लीजिएगा कि इस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी वो कबीलाई राजतंत्र के रूप में थी। आप एक पॉइंट लिखकर लिख सकते हैं कि जो राजनीतिक स्थिति थी वो कबीलाई संगठन के रूप में थी, यानी कि कई कबीले होते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्य के 5 जन थे, तो सबसे सलाह मशवरा करके ही कोई भी डिसीजन लिया जाता था। राजा के पास बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं थी, जैसा आप देखेंगे आगे की, जैसे हर्यक वंश आया, आगे जब हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य में, तो उसमें राजा के पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती थी। लेकिन ये जो ऋग्वैदिक काल था, इसमें राजा के पास उतनी शक्ति नहीं थी, और बहुत ज़्यादा सेना होना भी नहीं होती थी, राजा के पास उतनी शक्ति नहीं प्राप्त थी। और जो संगठन था वो कबीलाई संगठन के रूप में क्या था, यहाँ पर राजतंत्र था प्यारे साथी, राजतंत्र था, लेकिन कबीलाई संगठन के रूप में। यानी कि राजा को अगर कोई भी डिसीजन सुनाना है तो पहले उन्हें कबीलाई संगठन जो होता था उनसे सलाह लेनी पड़ती थी, तब वो कोई भी अनुमति दे सकते थे। यही आप आगे पढ़ेंगे जब मगध साम्राज्य में आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां पर देखेंगे कि राजा खुद ही डिसीजन करता था, वो किसी की नहीं सुनता था, उसकी शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे शक्तियां बढ़ने लगेंगी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में राजा के पास उतनी ज्यादा शक्तियां नहीं होती थी। अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो राजा को इस समय क्या कहा जाता था, तो राजा को यहाँ पर गोप्ता कहा जाता था या रक्षक कहा जाता था प्यारे साथी। आप लिख लीजिएगा कि राजा को क्या कहा गया है ऋग्वैदिक काल में, तो राजा को ऋग्वैदिक काल में गोप्ता कहा गया है। राजा को गोप्ता, गोप्ता में होता है रक्षक, जो रक्षा करता है प्यारे साथी, गोप्ता कहा गया है। आप लिख लीजिएगा कि राजा को क्या कहा गया है, गोप्ता कहा गया है प्यारे साथी। इसके बाद अगर हम बात करें तो राजा का प्रमुख कार्य क्या था प्यारे साथी, तो राजा का प्रमुख कार्य गायों के लिए युद्ध करना था। यहाँ पर गायों के लिए युद्ध करना, यानी कि इस समय का प्रमुख पशु जो था, जो सबसे पवित्र पशु था, वो गाय थी, और जिसके पास ज्यादा गाय होती थी वही ज्यादा कुलीन शक्तिशाली माना जाता था। यानी कि किसी के पास ज्यादा गाय है तो वही धनवान होता था। रुपए का उतना प्रचलन नहीं था, रुपए से नहीं होता था। जिसके पास गायों की संख्या ज्यादा होती थी उसे ज्यादा कुलीन, ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। और गायों को एक प्रमुख दर्जा भी प्राप्त था, यानी कि एक पवित्र पशु था, इसे मारने पर रोक था। यानी कि गायों को ऋग्वेद में अघन्या भी कहा गया है। अघन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य, यानी कि गायों को मारने पर कठोर से कठोर दंड दिया जाता था ऋग्वैदिक काल में। अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी की राजा का प्रमुख कार्य क्या था, तो आप लिख सकते हैं राजा का प्रमुख कार्य, राजा का प्रमुख कार्य मेरे प्यारे साथी आप ले लीजिएगा कि गायों के लिए युद्ध करना था, और इसे हम गविष्टि भी कहते थे। क्या था प्रमुख कार्य, गायों के लिए युद्ध करना, यानी वो युद्ध करें और गाय को प्राप्त करें, यही उनका कार्य था, गायों के लिए युद्ध करना। और इस प्रक्रिया को क्या कहा गया था प्यारे साथी, इस प्रक्रिया को गविष्टि कहा गया था।
गविष्ठी कहा गया था प्यारे साथी। आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि गविष्ठी क्या है, तो गविष्ठी है प्यारे साथी गायों के लिए युद्ध करना। अगर हम इसके बाद बात करें प्यारे साथी तो कुछ इकाइयां थी, राजनीतिक इकाइयां, अब हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं इसे रेज कर देता हूं, फिर मैं आपको राजनीतिक इकाई के बारे में बताता हूं कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक इकाइयां क्या क्या थी। एकदम बेहतरीन तरीके से आप पढ़ते हुए चलेंगे, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं एकदम अच्छे तरीके से। आज राजनीतिक स्थिति बता रहा हूं, कल सामाजिक स्थिति, फिर धार्मिक स्थिति, फिर इसके बाद उत्तर वैदिक काल भी हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा कि ऋग्वैदिक काल की राजनैतिक इकाई। राजनैतिक इकाई की बात करें कि आखिर किस तरह वहां का संगठन चलता था, कैसे राजा निर्णय लेते थे, कौन कौन सी राज्य के कौन कौन से अंग थे जो डिसीजन लेते थे। तो राजनैतिक इकाई की बात करें प्यारे साथी तो आप लिख लीजिएगा कि ऋग्वैदिक काल की राजनैतिक इकाई प्यारे साथी। तो अगर हम पहली इकाई की बात करें वो थी आपकी विदत। विदत क्या था प्यारे साथी? ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन इकाई थी जिसे हम क्या कहते थे? विदत कहते थे प्यारे साथी। तो आप लिख लीजिएगा सबसे प्राचीन इकाई विदत को कहा गया है। सबसे प्राचीन इकाई, प्राचीन इकाई किसे कहा गया है मेरे प्यारे साथी? तो वो विदत को कहा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो विदत एक ऐसी संस्था थी जिसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। यानी विदत जैसे राज्य के अंग होते हैं, जैसे हमारी राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी हो गई, ऐसे ही विदत थी ऋग्वैदिक काल की। और इसमें क्या था कि इसकी खासियत क्या थी कि महिलाएं भी इसमें भाग लेती थी। देखिए ऋग्वैदिक काल में भी महिलाओं को अच्छा दर्जा प्राप्त था, वो निर्णय लेने में मदद करती थी। आप सिंधु घाटी में देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि उस समय जो वो समाज की स्थिति थी वो मात्र सत्तात्मक थी। यानी कि जो राज्य के प्रमुख निर्णय हैं या घर के जो प्रमुख निर्णय हैं वो क्या थे कि माताएं लिया करती थी, जो औरतें थीं वही डिसीजन लेती थी। धीरे धीरे कुरीतियां व्याप्त होती गईं और ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया गया महिलाओं पर और पितृसत्तात्मक समाज बना। लेकिन कुछ ऋग्वैदिक काल में शक्तियां प्राप्त थी। धीरे धीरे आप उत्तर वैदिक काल में करेंगे तो सारी शक्तियां समाप्त कर दी जाएंगी। तो इसमें आप लिख लीजिए विदत में क्या था कि इसमें महिलाएं भाग लेती थी, महिलाएं भाग लेती थी प्यारे साथी। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल की कौन सी राजनीतिक इकाई थी जिसमें महिलाएं भाग लेती थी, तो आप बताइएगा विदत। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा। तो विदत अगर आप अच्छे से पढ़ें तो आपको सारी चीजें आती होंगी। तो महिलाएं भाग लेती थी। अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में विदत का 122 बार वर्णन मिलता है। आप लिख लीजिएगा ऋग्वेद में विदत का 122 बार वर्णन मिलता है प्यारे साथी, 122 बार वर्णन मिलता है। अब इसके बाद हम बात करें प्यारे साथी तो ये उतनी प्रमुख तो नहीं थी, लेकिन सबसे प्राचीन इकाई थी। तो अभी ऋग्वैदिक काल में इसका वर्णन है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये इकाई समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रमुख इकाई आती है जिसका नाम है सभा और समिति। तो दूसरी जो इकाई है प्यारे साथी इसके बाद सभा है प्यारे साथी। अब सभा क्या है प्यारे साथी? तो ये सभा का वर्णन ऋग्वेद में 8 बार मिलता है। आप लिख लीजिएगा कि जो सभा है इसका उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार मिलता है। 8 बार मिलता है प्यारे साथी, मिलता है। और इसकी तुलना जो आपकी सभा थी इसकी तुलना आधुनिक राज्यसभा से भी की गई है प्यारे साथी। जो इस समय की राज्यसभा है, ऐसा माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल की राज्यसभा क्या थी? सभा थी प्यारे साथी। तो आप लिख दीजिए कि इसकी तुलना ऋग्वेद की राज्यसभा से की गई है। आधुनिक काल की, इसकी तुलना आधुनिक काल की राज्यसभा से की गई है। इसकी तुलना आधुनिक काल की राज्यसभा से की गई है प्यारे साथी। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो एक महान इतिहासकार थे जिनका नाम था लुडविग, और लुडविग ने इसे क्या कहा है? अपर हाउस कहा है, यानी कि उच्च सदन कहा है प्यारे साथी। तो आप लिख दीजिएगा कि इतिहासकार लुडविग ने सभा को क्या कहा है प्यारे साथी? सभा को अपर हाउस कहा है, यानी कि उच्च सदन कहा है। अपर हाउस कहा है प्यारे साथी। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्त तो जो सभा का प्रमुख होता था उसे हम क्या कहते थे? सभापति कहते थे। तो सभा का प्रमुख जो था उसे हम सभापति कहते थे मेरे प्यारे दोस्त। मैं साथ में लिखते हुए चल रहा हूँ सारी चीजें, तो आप भी नोट करते हुए चलिएगा। तो हमने 2 संस्थाओं के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद जो तीसरी संस्था है वो है प्यारे साथी समिति। उसके बारे में भी आप लिख लीजिए, समिति के बारे में। तो आप इतना नोट कर चुके हो, मैं इसे रेज करता हूँ। और इसके बाद जो तीसरी सबसे प्रमुख संस्था है वो है समिति, और उसकी तुलना प्यारे साथी आधुनिक काल की लोकसभा से की गई है। यानी कि इसे लुडविग ने क्या कहा था? लोअर हाउस भी कहा था। तो अगर हम बात करें प्यारे साथी समिति की तो आप लिख लीजिए समिति।
सभा के बाद आती है समिति। प्यारे साथी आप ये भी लिख लीजिएगा कि ऋग्वेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री या कन्या भी कहा गया है। प्रजापति की क्या कहा गया है? पुत्री और कन्या भी कहा गया है। अगर हम बात करें प्यारे साथी समिति की, तो ये इसकी तुलना किससे की गई है? लोकसभा से की गई है इसकी तुलना। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा इसकी तुलना लोकसभा से की गई है। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो इसका वर्णन ऋग्वेद में इसका वर्णन मेरे प्यारे साथी 9 बार मिलता है। अगर मैं बात करूं कि आखिर जो लुडविग ने इसे क्या कहा था, तो इसे प्यारे साथी लुडविग ने क्या कहा था? आप लिख लीजिएगा लोअर हाउस कहा था, यानी कि इसकी तुलना लोकसभा से की गई है। तो लुडविग ने इसे क्या कहा था? लोअर हाउस भी कहा है। तो मैं शॉर्ट में लिखते हुए चलता हूं, आप शब्दों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी तो इसका प्रमुख जो था, इसका प्रमुख कहलाता था ईशान। क्या कहलाता था प्यारे साथी? ईशान। तो ये भी आपकी प्रमुख संस्था थी। राजा को कोई भी निर्णय लेना होगा तो वो किससे सलाह लेगा? सभा और समिति से सलाह लेगा, और यही इसके प्रमुख अंग थे। यानी ऋग्वैदिक काल के जो राजनीतिक इकाई में जो 2 प्रमुख अंग थे वो थी सभा और समिति। और अंत में प्यारे साथी एक आता है आपका गण, और इसका प्रमुख होता था गणपति प्यारे साथी। तो ये हो गए इनके कुछ प्रमुख अंग जो थे वो। अगर हम बात करें प्यारे साथी कि आखिर जो प्रमुख पद थे वो कौन कौन से थे, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख पद कौन कौन से थे, तो चलिए अब हम पदों के बारे में भी जान लेते हैं। मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करा देता हूँ। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग तो होगी, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से राजनैतिक इकाई जो आपकी ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थित है उसे आप बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी पदों में कि जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, जैसे हमने राजनीतिक इकाई के बारे में जान लिया, लेकिन जो शक्तिशाली पद से, यानी कि उस समय जैसे आज के समय में होता है प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, ऐसे उस समय भी होता था। तो कौन कौन से लोग थे प्यारे साथी? तो एक तो आपका था जो सबसे टॉप पर होता था वो था आपका राजा प्यारे साथी। राजा को क्या कहा गया था? राजा को कहा गया था गोप्ता, या इसे रक्षक भी कहते थे। इसका प्रमुख कार्य क्या होता था? गायों के लिए युद्ध लड़ना होता था, इसे रक्षक भी कहा गया। इसके बाद मैं बात करूं प्यारे साथी तो राजा के बाद जो दूसरी सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो शक्ति थी वो थी प्यारे साथी आपकी पुरोहित की। तो राजा के बाद दूसरे नंबर पर जो प्रमुख होता था, या कह सकते हैं मंत्री टाइप का होता था, वो कौन होता था? पुरोहित था। पुरोहित को ऋग्वैदिक काल में अच्छी खासी शक्ति प्राप्त थी, तो पुरोहित होता था प्यारे साथी। और ये कौन बनता था? तो ये तो या तो राजा का शिक्षक होता था या कोई राजा का मित्र होता था, वही पुरोहित बन जाता था, उसे राज पुरोहित भी कहते थे। तो इसके बारे में लिख लीजिए कि पुरोहित कौन बनता था? या तो वो राजा का शिक्षक होगा तब वो पुरोहित बनेगा, या कोई राजा का मित्र होगा उसे पुरोहित बना दिया जाता था। राजा का मित्र, यानी इसे राजा ही डिसाइड करता था कि कौन बनेगा। इसके बाद में प्यारे साथी अगर हम बात करें तीसरी जो सबसे शक्तिशाली थे, जो तीसरा पद था वो थी प्यारे साथी आपकी सेनानी की। यानी कि जो सेना होती थी उसे भी अच्छा खासा शक्ति प्राप्त थी। अभी सेनानी क्या होते थे प्यारे साथी? तो ऋग्वैदिक काल में आप लिख लीजिएगा कि कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी। आप लिख लीजिएगा कि ऋग्वैदिक काल में राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी। स्थायी सेना नहीं थी मेरे प्यारे दोस्त, स्थायी सेना नहीं थी। तो कैसे युद्ध लड़ते थे? तो स्थायी सेना तो नहीं थी, लेकिन जब जरूरत होती थी तो राजा नागरिकों को सेना में शामिल कर लेता था। तो आप लिख लीजिएगा कि जरूरत पड़ने पर जैसे कोई युद्ध हुआ तो जरूरत पड़ने पर राजा नागरिकों को प्यारे साथी नागरिकों को सेना में शामिल कर लेता था। सेना में शामिल कर लेता था, यानी कि क्या था प्यारे साथी कि इसीलिए राजा को ज़्यादा शक्ति नहीं प्राप्त थी, क्योंकि इस समय कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। जब जरूरत पड़ती थी, कोई युद्ध होने वाला होता था, तो जो नागरिक होते थे उन्हीं को सेना में शामिल कर लिया जाता था प्यारे साथी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो प्रक्रिया थी इसे हमने मिलिशिया कहा गया। अगर जरूरत पड़ने पर नागरिकों को सेना में शामिल किया जाता है, कोई स्थायी सेना नहीं है, तो ये जो प्रक्रिया कहलाई प्यारे साथी, इसे क्या कहा गया? मिलिशिया कहा गया। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे एसएससी या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में मिलिशिया क्या था? तो मिलिशिया क्या था प्यारे साथी कि जरूरत पड़ने पर नागरिकों यानी राज्य के नागरिकों को सेना में शामिल करना ही क्या होता था? मिलिशिया कहलाता था। इसके बाद अगर हम प्यारे साथी बात करें तो चौथी जो सबसे शक्ति थी प्यारे साथी वो आपका स्पर्श था। स्पर्श क्या होता था प्यारे साथी? चर होते थे, और ये चौथी सबसे अच्छी शक्ति थी ऋग्वैदिक कालीन। और इसके बाद अगर हम पांचवी की बात करें तो प्यारे साथी वो होता था रथकार, यानी कि राजा का जो रथ सारथी होता था उसे सबसे चौथी शक्ति उसे कहा गया, यानी रथकार था। ये प्रमुख पद थे प्यारे साथी। ये क्या होता था? ये राजा का सारथी होता था जो राजा का रथ चलाता था। तो ये कुछ प्रमुख शक्तियां थी प्यारे साथी, जो पद थे ऋग्वैदिक कालीन, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। राजा, पुरोहित, सेनानी, स्पर्श और रथकार। तो ये सारी चीजें हो गई और मैंने आपको अच्छे तरीके से राजनीतिक इकाई बता दी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।